हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं आज इंडिविजुअल डिफरेंस पे अपना प्रेजेंटेशन का टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम कीवर्ड्स को जानेंगे। सबसे पहला कीवर्ड्स है शील गुण। व्यक्ति के व्यवहारों की ऐसी विशेषता जो विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में प्रकट होती है, जैसे ईमानदारी हो गया, उत्साही हो गया, संवेदनशीलता, परोपकारिता, सज्जनता, कायरता आदि। आल्पोर्ट के अनुसार ये व्यक्तित्व की एक प्राथमिक इकाई है। उसके बाद हम जानेंगे वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का तात्पर्य व्यक्ति के अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों तक की विशेषताओं को प्राप्त करने से है। उसके बाद हम जानेंगे जीन्स। व्यक्ति अपने माता पिता व पूर्वजों की विशेषताओं को अपने माता पिता के जीन्स के माध्यम से प्राप्त करता है। पर्यावरण। पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक परिस्थितियों से है जिनमें बच्चा जन्म लेता है व बड़ा होता है। अब हम जानेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक शील गुणों में दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है। कुछ शील गुण शारीरिक होते हैं, जैसे उसकी शारीरिक रचना, लंबाई, भार आदि। वहीं कुछ मानसिक शील गुण होते हैं, जैसे बौद्धिक योग्यता, अभिरुचि, मनोवृत्ति, आकांक्षा, उपलब्धि। इसको हम दो रूपों में बांट सकते हैं, एक तो समूह के अंदर की भिन्नताएं, एक व्यक्ति के अंदर की भिन्नताएं। समूह के अंदर की भिन्नताएं, समूह के किसी भी दो व्यक्तियों में ये शील गुण हर प्रकार से समान नहीं होती, यानी जो उनकी मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। उसके बाद व्यक्ति के अंदर की भिन्नताएं, एक ही व्यक्ति के सभी शील गुणों की मात्रा भी समान नहीं होती है। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ एवं परिभाषा। व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में सर फ्रांसिस गाल्टन ने की थी। 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक पियर्सन, कैटिल, टर्मैन, टायलर, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने भिन्नता के कारक तत्वों जैसे बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि, अभिवृत्ति आदि के मापन की विधियों का आविष्कार किया। वर्तमान में व्यक्तिगत भिन्नता में व्यक्ति के उन्हीं तत्वों को शामिल किया जाता है जिनका मापन वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। स्किनर ने भी कहा है, आज हम व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापीय पहलू को सम्मिलित करने से लेते हैं। जेम्स के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रहती है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति एवं विशेषताएं। संसार के कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते हैं, उनमें कोई ना कोई भिन्नता किसी न किसी रूप में पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता में व्यक्तित्व के केवल मापीय लक्षणों को ही समाहित किया जाता है। किसी भी समूह में व्यक्तियों के किसी भी लक्षण का झुकाव मध्यमान अर्थात औसत प्राप्तांक की ओर होता है। यहाँ पे हम जो वक्र देख रहे हैं उसे बोलते हैं सामान्य संभावना क्षेत्र, यानी एनपीसी। टर्मैन के अनुसार अगर हम किसी क्लास में बुद्धि का मापन किया जाए तो अधिकतर बच्चों का हम देखते हैं जो आईक्यू होता है वो लगभग 100 के आसपास होता है, यानी जो औसत होता है। ऐसे कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके 120 या 130 उससे एबव होते हैं, और ऐसे कुछ ही बच्चे होते हैं जिनके 80 या 80 से कम होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, इसको हम दो रूपों में बांट सकते हैं, अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं और अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं। किन्हीं भी दो व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों के मापीय लक्षणों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे हम अंतर व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत रखेंगे। अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं, किसी एक ही व्यक्ति के मापीय लक्षणों की भिन्नता जो होती है उसे अंतर व्यक्तिगत भिन्नताओं के रूप में रखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र, इसे हम चार क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। पहले हम जानेंगे शारीरिक क्षेत्र के बारे में। शारीरिक क्षेत्र में जो पहला बिंदु आता है शारीरिक भिन्नता। हम देखते हैं कि व्यक्तियों में शारीरिक रूप से बहुत भिन्नता पाई जाती है, लंबाई के रूप में, भार के उसमें, और गत्यात्मक योग्यता भिन्नता, इसको हम बोलते हैं मोटर एबिलिटी डिफरेंसेस। इसमें होता है कि कोई व्यक्ति किसी गतवाही कार्य को कोई सरलता से कर लेता है, जबकि उसी आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं वो उसको करने में असफल महसूस करते हैं या असमर्थ महसूस करते हैं। दूसरा आ गया बुद्धि भिन्नता। ये टर्मैन और बिने ने आईक्यू मापने के लिए उन्होंने एक पैमाना विकसित किया। उन्होंने इसमें जड़ बुद्धि से लेकर प्रतिभाशाली दो उनकी एक श्रेणी बनाई, उसके आधार पर हम व्यक्तियों में भिन्नता कर सकते हैं। उपलब्धि भिन्नता, ये आवश्यक नहीं है कि जिसकी आईक्यू अधिक हो उसकी उपलब्धि भी उतनी अच्छी हो, तो इसके रूप में भी भिन्नता की जा सकती है। उसके बाद हम जानेंगे अभिक्षमता भिन्नता। अभिक्षमता भिन्नता से आशय किसी व्यक्तियों में
कलात्मक अभिक्षमता अधिक होती है, कोई साहित्यिक होते हैं और कोई कलात्मक होते हैं, तो इन सब में भिन्नता देखी जाती है। उसके बाद विशिष्ट योग्यता भिन्नता, इसके आधार पर हमारे जो गुण होते हैं कुछ जन्मजात होते हैं, कुछ गुण अर्जित किए जाते हैं। तो इसके आधार पर कोई व्यक्ति विशेष किसी विशेष क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित करता है। उसके बाद हम जानेंगे संवेगात्मक भिन्नता। संवेगात्मक भिन्नता यानी कि जो हमारे संवेग होते हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है, यानी किसी के संवेग कम भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, उस व्यक्ति के अनुरूप उसमें भिन्नता पाई जाती है। रुचियों में भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति की रुचियाँ अभिवृत्तियाँ अलग अलग होती हैं, तो इस रूप में भी भिन्नता पाई जाती है। अब हम जानेंगे अभिवृत्तियों में भिन्नता। व्यक्ति को जैसी शिक्षा मिलती है या जिस पर्यावरण में रहता है उसकी अभिवृत्तियों का विकास भी उसी तरह होता है, तो इसमें भी व्यक्तियों में भिन्नता देखी जा सकती है। उसके बाद हम जानेंगे सामाजिक क्षेत्र की भिन्नताएं। पहला आता है सामाजिक व सांस्कृतिक भिन्नताएं। प्रत्येक समाज एक दूसरे समाज से कोई ना कोई भिन्नता रखता है और प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, तो उसमें भी व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। उसके बाद आता है आदर्शों व मूल्यों नैतिकता में भिन्नता। प्रत्येक समाज के अपने कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ नैतिकता होती है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह उस मूल्य आदर्श को किस रूप में अपने आप को स्वीकार करता है, तो इस रूप में भी हम भिन्नता देखी जा सकती है। जातीय व राष्ट्रीय भिन्नता, एक जात के गुण दूसरी जात के गुणों से कुछ न कुछ भिन्नता रखते हैं, यह भी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसे भी व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। आत्मधारणाओं में भिन्नता, व्यक्ति में जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वह अपने भौतिक पर्यावरण, लोगों के विचारों को, उसमें एक कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, तो इसमें भी अभिवृत्तियों का विकास भी अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। इस रूप में भी भिन्नता देखी जा सकती है। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। इसे हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक मुख्य कारण, दूसरा गौण कारण। मुख्य कारण में आते हैं वंशानुक्रम या पर्यावरण, और गौण कारण में आते हैं आयु, परिपक्वता, लिंग, रचनात्मक शक्ति, जाति प्रजाति, संस्कृति व राष्ट्र। पहले हम जानेंगे वंशानुक्रम के बारे में। जैसे कि हमने पहली चर्चा की थी, अब वंशानुक्रम जो भी हमारे शारीरिक गुण हो गए या बुद्धि हो गई, यह हमारे किससे होते हैं? वंशानुक्रम से, वंशानुक्रम की देन होती है, या भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि यह जीन्स पर निर्भर करती है। उसके बाद जानेंगे पर्यावरण। जैसे कोई बालक है, कोई शिशु है, वह अपना स्वर यंत्र तो वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह भाषा वही सीखता है, वह जिस समाज में रहता है या जो शैक्षिक परिस्थितियां जो उसे सिखाई जाती हैं वह उसी भाषा को सीखता है। उसके बाद हम जानेंगे आयु। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है उसमें भिन्नताएं भी देखी जाती हैं। उसके बाद परिपक्वता, आयु के साथ साथ परिपक्वता भी आती है, उससे उसके विचारों में, उसकी अभिवृत्तियों में चेंजेस आते जाते हैं, इससे भी व्यक्तिगत भिन्नता देखी जा सकती है। उसके बाद आता है लिंग। यूँ तो समान शिक्षा ने सभी को एक तरह समान रख दिया है, लेकिन फिर भी लिंग के आधार पर कुछ न कुछ भिन्नता देखी जा सकती है। रचनात्मक शक्ति, मनोवैज्ञानिक एडलर ने रचनात्मक शक्ति को व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण माना है। जाति प्रजाति, संस्कृति व राष्ट्र, ऐसा हम देखते हैं कि हर कोई एक व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर जाति, प्रजाति, संस्कृति या राष्ट्र को अगर बिलोंग करता है, वह अगर उसे छोड़कर किसी दूसरे समाज में चले जाता है तो वह काफ़ी टाइम तक, कई पीढ़ियों तक एक साथ रहने के बाद भी उनमें कुछ ना कुछ ऊपर से समाज दिखने के बाद भी अंदर से कोई ना कोई भिन्नता अवश्य दिखाई देती है। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व एवं उपयोगिता। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण में, शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि वो औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है शिक्षा के पाठ्यचर्या के निर्माण में। शिक्षा का पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए, जो उच्च स्तर के बालक हैं या मध्यम स्तर के बालक हैं या निम्न स्तर के बालक हैं, तो उनके जो सीखने की जो शक्ति है, जो उनकी सीखने की गति है, उसको ध्यान में रखकर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। छात्रों के वर्गीकरण में, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार हम व्यक्तियों में तभी देख पाएंगे जब उन्हें वर्गीकृत करेंगे। इसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने 3 वर्ग में बांटने के लिए कहा है। एक तो निम्न स्तर, जो निम्न बुद्धि के स्तर हैं, और औसत स्तर, और उच्च वर्ग के स्तर वाले। कक्षा का आकार जितना छोटा होगा, व्यक्तिगत रूप से हम उनमें उतना ही ध्यान दिया जा सकता है। शिक्षण विधियों के चयन में, शिक्षण विधियों के चयन में शिशु स्तर पर मॉन्टेसरी या किंडरगार्टन प्रणाली को उपयुक्त माना गया है, और आयु किशोर स्तर पर प्रोजेक्टर विधि या
अभिक्रमित अनुदेशन विधि आदि उचित मानी गई है। शिक्षण साधनों के चयन में शिक्षण साधनों का चयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए, उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए, उनकी अभिवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, या जिस गति से वो सीख रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षण साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कक्षा का आकार जितना छोटा होगा उसमें व्यक्तिगत रूप से उतनी सहायता दी जा सकती है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में। इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी है अगर हम व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान किसी को होगा, शिक्षकों को, तो वह उनमें शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में सहायता कर सकता है। थैंक यू।